दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की टर्न अराउंड स्टोरी की। बिहार के हर कोने में इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन इतिहास की ग्लोरी है जिसे हमें सेलिब्रेट करना था। पर आज बिहार को पॉवर्टी, बैड गवर्नेंस और लॉलेसनेस से एसोसिएट किया जाता है। वो बिहार जिसे क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा गया और जिसने हमें अशोका जैसे चक्रवर्ती सम्राट, वर्ल्ड रिनोन्ड सेंट्स जैसे गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर और ग्रेट स्कॉलर्स जैसे कौटिल्य, आर्यभट्ट और पनीनी दिए, वो कैसे पॉवर्टी और इम्पोवरिशमेंट की तरफ चला गया, ये एक अहम सवाल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिविलाइजेशनल मार्वल का डाउनफॉल कैसे हुआ, क्यों बिहार जंगल राज और अंडर डेवलपमेंट का सिंबल बना, बिहार की एंशिएंट ग्लोरी, उसके डाउनफॉल और उसके टर्न अराउंड की कहानी और कारणों को। दोस्तों बिहार की कल्चरल और एंशिएंट हिस्ट्री कमाल की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बाद गंगा वैली नया सेंटर ऑफ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बना, जिसके चलते ही बिहार में कई प्रॉस्परस किंगडम्स इमर्ज हुए। दुनिया के एंशिएंट सिविलाइजेशंस मेनली फर्टाइल रिवर वैलीज के अराउंड होते थे, क्योंकि वहां उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर की ग्रोथ काफी अच्छी थी। साथ में गंगा वैली से ही इंडिया का मेजर ट्रेड रूट उत्तरापाथा भी गुजरता था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशियन सिल्क रूट के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करता था। यहाँ से इंडिया यूरोपियन एम्पायर्स के साथ सदियों तक स्पाइसेस का ट्रेड करता रहा, गोल्ड और सिल्वर के बदले, और इसलिए वो सोने की चिड़िया भी कहलाया। इसलिए इस ट्रेड रूट में लोकेटेड तक्षशिला, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, कल्चरल और पावर सेंटर्स भी बने। इन्हीं कारणों से बिहार में इंडिया का सबसे प्रॉस्परस महाजनपदा मगध का भी उदय हुआ, जहां बाद में कई पावरफुल किंगडम भी आए। इसमें सबसे पहले था नंदा डायनेस्टी, जिसकी ताकत की खबर सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने इंडिया में कदम रखने से मना कर दिया था। बाद में यहीं पर मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, जिसके एक रूलर थे अशोका द ग्रेट। उन्होंने इस एम्पायर को अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक एक्सपैंड किया। बाद में गुप्ताज ने भी पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया, जिनके रूल को कई हिस्टोरियंस गोल्डन एज कहते हैं। किंगडम्स के अलावा इंडिया के सबसे प्रसिद्ध एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में थे। इन सब के बावजूद बिहार ने एक मेजर डाउनफॉल देखा। आइए हम इस डाउनफॉल को समझते हैं। जब हम मॉडर्न डे बिहार की बात करते हैं तो हमें उसकी एंशिएंट ग्लोरी सिर्फ एक कहानी की तरह लगती है। इनफैक्ट बिहार को इंडियन इकोनॉमिस्ट आशीष बोस ने बीमारू स्टेट्स में से एक बताया था, क्योंकि इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल पैरामीटर्स पर उसकी रैंकिंग काफी नीचे रहती है। 2019 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की माने तो बिहार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में सबसे कम है। इनफैक्ट बिहार कई अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नामीबिया, घना और केन्या से भी पीछे है। इसके अलावा बिहार में इंडिया का लोवेस्ट लिटरेसी रेट और लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम भी है। आज भी यहाँ 33% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 22% है। बिहार के बैकवर्डनेस का डिसएडवांटेज सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को होता है। इंडिया की HDI रैंक 131 है और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत इस पुअर परफॉर्मेंस में बिहार के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मेजर रोल मानते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस डाउनफॉल के कारण क्या है। दोस्तों जनरली बिहार के डाउनफॉल के लिए पॉलिटिक्स या बैड गवर्नेंस को ब्लेम किया जाता है, लेकिन इन रियलिटी इसके कई डीप रूटेड और हिस्टोरिकल रीजंस है। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिशर्स की इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज जैसे जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ने बिहार को काफी नुकसान पहुंचाया। परमानेंट सेटलमेंट ने टैक्स रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, यानी कि हर साल गवर्नमेंट सेम अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगी, भले ही एक्चुअल आउटपुट बढ़ा हो या नहीं। इससे एग्रीकल्चर में दो तरह के प्रॉब्लम्स आए। पहला ये कि ब्रिटिशर्स द्वारा फिक्स टैक्स रेवेन्यू काफी हाई था, जिसे पे करने के बाद किसानों के पास री इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स ही नहीं बचते थे। कई बार टैक्स पे करने के लिए किसानों को मनी लेंडर से भी हाई इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता था और वो डेट में चले जाते थे। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू ना दे पाने पर जमींदार अपनी जमींदारी राइट्स खो देते थे, इसलिए वो किसानों को एक्सप्लॉइट करके रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। जमींदारों ने भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चलते बिहार का एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया। जमींदारी सिस्टम ने बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को भी जन्म दिया। जमींदारी ट्रेडिशनल लैंड ओइंग कास्ट को ही मिलती थी, जो लोअर कास्ट किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। ब्रिटिश राज में जमींदार काफी पावरफुल हो चुके थे, जिनका इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी में भी था। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद बिहार ने लैंड रिफॉर्म्स तो किए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी फेलियर ने मॉडर्न बिहार में कास्ट वायलेंस,
कास्ट पॉलिटिक्स और नक्सलिज्म को भी जन्म दिया, जिसने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को खराब किया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के अंडर बंगाल इंडिया का सबसे पुअरली फंडेड प्रोविंस था, जिसके अंदर बिहार और उड़ीसा भी थे। मुखर्जी एंड मुखर्जी के हिसाब से बंगाल की फंडिंग बॉम्बे प्रोविंस की 1/4 थी और मद्रास की हाफ थी। इसने भी बिहार के डेवलपमेंट को रोक दिया। इस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस के वक्त ही बिहार को इंडिया का वन ऑफ द पूरेस्ट रीजन बना दिया था। अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी बिहार की खराब स्थिति सुधरी क्यों नहीं? आइए जानते हैं। बिहार ने 70 सालों में 40 सरकारें और 23 सीएम देखे हैं। एक सीएम का एवरेज टेन्योर 1.5 ईयर्स था। इस इंस्टेबिलिटी के चलते गवर्नमेंट पॉलिसीज में और इम्प्लीमेंटेशन में डिसकंटिन्यूटी रही। स्टेट पॉलिटिक्स के अलावा नेशनल पॉलिसीज और पॉलिटिकल मोटिव्स भी बिहार के बैकवर्डनेस का कारण बने। 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इंडिया के हर स्टेट में मिनरल रिसोर्सेज के प्राइस को सेम कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना भी हो, रॉ मटेरियल का प्राइस ऑल ओवर इंडिया चेंज नहीं होगा। बिहार एक मिनरल रिच स्टेट था और अल्फ्रेड वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के हिसाब से इंडस्ट्रीज को बिहार में सेटअप होना चाहिए था, ताकि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इररिलेवेंट बना दिया और अब इंडस्ट्रीज कहीं पर भी सेटअप हो सकती थी। यानी जिन इंडस्ट्रीज को बिहार में सेटअप होना था वो कोस्टल स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप हुए, जहां से गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजी था। बिहार जो एक लैंडलॉक स्टेट है, वो अपने मिनरल रिसोर्स बेस का फायदा ही नहीं उठा पाया। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को बिहार के बैकवर्डनेस का मेजर कारण माना है। बिहार के अंडर डेवलपमेंट में पेटी पॉलिटिक्स का भी हाथ है। 1998 के फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि बिहार को सालों तक सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया गया और उसे सेंट्रल फंड से डिप्राइव किया। बिहार में दशकों तक रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस रहा, जिसके चलते सेंटर ने फंड्स अक्सर उस स्टेट को दिए जहां सेंट्रल रूलिंग पार्टी की सरकार रही। गुरुस्वामी के हिसाब से बिहार ने कम से कम 80,000 करोड़ का ग्रांट्स में शॉर्टफॉल देखा है और वो इसे इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन ऑफ बिहार कहते हैं। इन कारणों से इंडिपेंडेंस के बाद भी बिहार एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड, बेयरली अर्बनाइज्ड और सोशली अंडर डेवलप्ड स्टेट रहा। इसलिए 1990s में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, तब बिहार बाकी स्टेट से कम्पीट नहीं कर पाया। लिबरलाइजेशन ने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे बिहार के लिए फ्री कंपटीशन को अनफेयर बनाया और कंडीशन और ज्यादा खराब हुई। फॉर एग्जाम्पल 1981 में बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल का 60% था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ये घटकर 35% हो गया। 1950s में ऑल इंडिया और बिहार के लिटरेसी रेट में सिर्फ 4% का अंतर था, लेकिन अगले 50 सालों में ये 4 गुना बढ़कर 17% हो गया। इसके अलावा 2000 में बिहार का बिफिरकेशन हुआ और झारखंड बना, जिसके चलते बिहार का पूरा इंडस्ट्रियल बेस और मिनरल रिच रीजन ऑफ छोटा नागपुर भी चला गया। बिहार के 85% सर्टिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स और 93% फॉरेस्ट रिसोर्सेज अब झारखंड में थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।